नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज फिर एक बड़े इशू और बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं। और आज बात करेंगे बिग बुलेटिन में यक्सा सिविल कोड को लेकर छिड़ी बहस की। जी हां नाजरीन, यक्सा सिविल कोड को लेकर काफी अरसे से मुल्क में एक बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यक्सा सिविल कोड वजह करने का मरकज को हुक्म देने की अर्जदाश्त पर सुनवाई से इनकार किया है। अदालत ने कहा है कि पार्लियामेंट को इस सिलसिले में अपनी राय कायम करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल या अर्जी खारिज करते हुए कहा कि यक्सा सिविल कोड के सवाल पर पार्लियामेंट को फैसला लेना है और इस बारे में कानून की पोजीशन पहले से ही वाजे है। इस बारे में कोई और हुक्म जारी करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग पहले इस कोर्ट में भेदभाव की शिकायत लेकर आए, हम फिर इस पर गौर फिक्र करेंगे। तो बिग बुलेटिन में आज पूरे इस इशू पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है या वाकई सिविल कोड वक्त की जरूरत है, या यह भी सवाल उठता है कि आइन में इसके ताल्लुक से क्या तजवीज रखी गई हैं, क्या कुछ इशारे मुल्क के दस्तूर में यक्सा सिविल कोड के लिए मिलते हैं, क्या इसके वजूद में आने से मुस्लिम पर्सनल लॉ या पर्सनल लॉ पर भी कोई असर पड़ेगा। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यक्सा सिविल कोड से मुतालिक अर्जदाश्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट इस सिलसिले में कोई फैसला ले। यक्सा सिविल कोड, सवाल यही उठता है कि वाकई में यह वक्त की जरूरत है या फिर इसे एक सियासी हथियार की तरह यूज करने की अब बात चल रही है और एक सियासत इस पर अब होने लगी है, या वाकई में यह वक्त की जरूरत है। दो पहलू अब निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि अगर आइन में इस ताल्लुक से तजवीज दी गई है तो इतने दिनों से इस पर कोई बात अब तक क्यों नहीं हुई। और यह भी बड़ा सवाल उठता है कि यक्सा सिविल कोड के वजूद में आने से क्या पर्सनल लॉ पर कोई असर पड़ेगा, या मुस्लिम पर्सनल लॉ या दूसरे जो पर्सनल लॉ हैं उस पर यक्सा सिविल कोड के आने से किस तरह के असरात मुरत्तब होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यक्सा सिविल कोड से मुतालिक अर्जदाश्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला ले, क्योंकि पार्लियामेंट में ही कानून बनता है, इस वजह से ये पूरा मामला पार्लियामेंट में जाना चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि बहुत दिनों से मुस्लिम यक्सा सिविल कोड को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक मुल्क है तो आखिर एक कानून क्यों नहीं है। फिर सवाल यह भी उठता है कि मुल्क में इंसाफ के लिए यक्सा सिविल कोड की क्या वाकई में जरूरत है, या यक्सा सिविल कोड वक्त की अहम जरूरत है। सवाल यह भी उठता है कि यक्सा सिविल कोड से अकलियतों को क्या नुकसान होगा। अगर यक्सा सिविल कोड बन भी जाता है या इस पर जो बहस चल रही है यह बात आगे भी जाती है, तो सवाल यह उठता है कि अकलियतों और मुसलमानों को इससे क्या नुकसान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यक्सा सिविल कोड से मुतालिक अर्जदाश्त मुस्तरद कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट इस सिलसिले में कोई फैसला ले, पार्लियामेंट में पूरा मामला जाए, और पार्लियामेंट ही क्योंकि कानून बनाता है इस वजह से पहले ये पूरा मामला पार्लियामेंट में जाए और उसके बाद फिर कोर्ट इस पर गौर फिक्र करेगा। तो यक्सा सिविल कोड को लेकर काफी अरसे से मुल्क में एक बहस छिड़ी हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने यक्सा सिविल कोड वजह करने का मरकज को हुक्म देने की अर्जदाश्त पर सुनवाई से इनकार किया है। अदालत ने कहा है कि पार्लियामेंट को इस सिलसिले में अपनी राय कायम करनी चाहिए।
तो इसी पूरे इशू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ जफर याब जिलानी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। इसके अलावा मोहम्मद इलियास साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कर्नाटक के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय भी जुड़ेंगे और इसी तरह से बेंगलुरु से एक और गेस्ट आसिम सेठ साहब, जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने तमाम मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। जफर याब जिलानी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यक्सा सिविल कोड को लेकर जो पिटीशन या पीआईएल रिजेक्ट की है, इसे कैसे आप देखते हैं जफर साहब? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कई मरतबा इस राय का इजहार किया जा चुका है जी कि ये मामला अदालत के दायरे अख्तियार के बाहर है जी। अगर इस पर कोई कानून साजी कोई करवाना चाहता है तो पार्लियामेंट इसकी मजाज है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके लिए मुनासिब फोरम नहीं है। ये राय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच, 2 जजेस की बेंच कई मरतबा पहले दे चुकी है जी। और यही राय दरअसल 1952 से चली आ रही है, जब बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस गजेंद्र गदकर और जस्टिस एम सी छागला की बेंच ने यह राय दी थी कि कानून में दखल अंदाजी पर्सनल लॉज में ये कोर्ट का दायरा नहीं है। ये तो लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का दायरा है कि वो कोई कानून बनाए, कोर्ट तो उसको टेस्ट करेगी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट ने आज राय दी है वो अपनी पुराने फैसलों की रोशनी में मेरा ख्याल से बिल्कुल कंसिस्टेंट व्यू है जी। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। कुछ लोग ज़रूर ये कोशिश करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कहे कि साहब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लिहाजा आर्टिकल 15 के वायलेशन देखें, आर्टिकल 14 के बारे में देखें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये कहा है कि पर्सनल लॉज जो हैं वो भी भारत के संविधान के तहत प्रोटेक्टेड हैं और कानून साजी ये काम लेजिस्लेचर का है, पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वैसे भी पार्लियामेंट को कोई खास कानून बनाने के लिए जी। कोई मैंडेबस से डायरेक्शन नहीं दे सकती है। जी। अलग अलग काम बटे हुए हैं, कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट ही करती है। बिल्कुल। और जहाँ तक आर्टिकल 44 का ताल्लुक है जी। ये जरूर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल अभी और कई ऐसे हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हुए भी अभी पूरे मुल्क में उस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। मिसाल के तौर पर शराबबंदी, प्रोहिबिशन भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है जी। लेकिन उस पर कभी कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता। ज़्यादातर मुल्क में अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने कुछ चीज़ें रखी थी और इसके लिए कहा था कि ये मोटो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ को उन्होंने इस नज़रिए से रखा था कि उस पर अमल दरामद हो गई। इसकी डिबेट तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हो रही थी तो आर्टिकल 44 के बारे में खुद डॉक्टर अम्बेडकर की राय ये थी कि ये इस पर अमल दरामद तकरीबन नामुमकिन है जी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ख्वाहिश थी, उन्होंने इसको रख दिया कि अगर कोई ऐसा वक्त आता है और कोई ऐसा कानून बन सकता है जी। जिसको सब लोग माने तो ठीक है, गुंजाइश इसकी है। बिल्कुल। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। देखिए, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ये हैं कि ये कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो मजहब का जुज़ है, तकरीबन सभी चीज़ें ऐसी हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में जो तरीक़ेकार विरासत का है जी। अब मुसलमान उस विरासत के तरीक़ेकार से अलग दस्तबरदार खुद कैसे हो जाएंगे। निकाह का तरीका है, निकाह में किन लोगों से निकाह जायज़ नहीं है और किन लोगों से जायज़ है, इसमें हिंदू लॉ का अलग कंसेप्ट है। हिंदू लॉ के कंसेप्ट के लिहाज से मान लीजिए कि अगर ये आप कहें कि सतपदी हिंदू लॉ में ज़रूरी है जी। तो सतपदी तो इस्लाम में उसकी कोई मुकाम नहीं है। यहाँ सिर्फ निकाह में ईजाब व कबूल से शादी हो जाती है, 2 गवाह होंगे तो वो उससे काफ़ी हो जाता है। हिंदू लॉ में कुछ रिचुअल्स होना ज़रूरी है। तो अलग अलग, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में चर्च में होती है। बिल्कुल। तो अलग अलग मज़ाहिब है। और एक बात और है जी। कि हिंदुस्तान के इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद खुद पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है। ये नागालैंड को, मिजोरम को, ये सब हमारे वहाँ बाद में हुआ है और उसमें लिखा गया है कि उनके सिविल लॉज में कोई दखल अंदाजी लेजिस्लेचर नहीं करेगी।
जी। कोई दखलंदाजी पार्लियामेंट नहीं करेगी। बिल्कुल। ये तो सब बाद में एश्योरेंस। बिल्कुल। जिलानी साहब इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये पीआईएल दाखिल किया था। अश्वनी जी, टीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले आपकी जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में थी, कोर्ट ने उससे रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि पार्लियामेंट में इस पर कानून बनता है, पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। अब आपका अगला कदम क्या होगा अश्वनी जी? वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये मैटर चूंकि पार्लियामेंट का है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कमें ऑब्जर्व ये किया, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता और सबके लिए बहुत जरूरी है जी। तो होना चाहिए। जफर रियाज साहब को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छे कानून के जानकार हैं, बहुत सीनियर है वो, इनफैक्ट वकालत के मामले में हमसे भी सीनियर है वो, लेकिन वो लगता है कुछ चीज को जानते हुए उसको अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीजें होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदू निकाह करेगा और मुस्लिम साथ फेरे लेंगे, बिल्कुल नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब ही नहीं है। हर एक चीज में जी। 2 शादी विवाह कैसे होगा वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन तलाक होगा तो तलाक में कैसे होगा वो एक अलग तरीका होता है। मैं बेसिकली आपको अगर कानूनन के हिसाब से बताऊं जी, 75 में जिस दिन हमने अपने प्रियम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर में सेकुलरिज्म डाल दिया जी, उस दिन के बाद से पर्सनल लॉ का रहना अपने आप में ही, क्योंकि सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ ये दो चीजें एक साथ कभी चली नहीं सकती हैं। आपके 75 के पहले अगर सेकुलरिज्म और नहीं पड़ा हुआ था फिर तो ठीक था। अगर आपने सेकुलरिज्म जोड़ दिया फिर पर्सनल लॉ की कोई जगह नहीं बचती। दूसरी बात जी, महिला होती है, पति पति होता है, पत्नी पत्नी होती, चाहे वो हिंदू पति हो, चाहे मुस्लिम पति हो, चाहे ईसाई पति, चाहे ईसाई क्रिश्चियन पति। ऐसे पत्नी जो होती है, जो औरत है, वो कोई सी औरत हो, चाहे हिंदू औरत हो या मुस्लिम औरत, मुझे लगता है सबको समान अधिकार है, समान सबकी अपनी डिग्निटी है, सबकी समान अपनी इज्जत है। अब आप ये देखो, मुजफ्फरनगर में एक ससुर अपनी बहू से बलात्कार करता है, वहां फतवा ये जारी होता है कि ये तुम्हारा ससुर अब तुम्हारी पत्नी है, तो अपने पति को छोड़ दो, अपने पति को अपना बेटा बना लो, और ये ससुर साहब तुम्हारे जो है पति हो गए। तो मुझे लगता है आज के 21वीं सदी में जब हम एक बहुत ही एक तरीके से प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, एक सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं जी। अगला, चूंकि आज मैंने पिटीशन वापस ले लिया है, इस पिटीशन को हम भारत सरकार को देंगे। अब जी, भारत सरकार को यही कहेंगे कि भाई देखो, ये निश्चित रूप से कानून बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, बिल्कुल, लेकिन ये केवल कानून की बात नहीं, आप समझिए जरा। जी। आर्टिकल 44 जब संविधान में डाला जा रहा था, मैंने उस संविधान की पूरी बहस, मतलब आर्टिकल 44 बनाने के पहले की पूरी बहस मैंने पढ़ी, अच्छी तरीके से पढ़ी, और 8-10 इस पीआईएल को बनाने के पहले मैंने 8-10 बार पढ़ी। जी। सारे के सारे लोग उस संविधान की बहस में, हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियन थे, सब लोग थे जी। सब लोग एक मत से सहमत थे कि हाँ ये ठीक है जी। लेकिन चूंकि उसी के बाद ये भारत का डिवीजन वाला मामला आ गया जी, ये जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय ये हुआ कि ऐसा है, कुछ गलत मैसेज में चला जाए, इसलिए इसको छोड़ देते, चलने देते हैं। और उस समय सबका ये मानना था, जो हमारे अंबेडकर साहब थे, जितने भी लोग पार्लियामेंट में, नेहरू साहब थे, सबका ये मानना था कि कुछ दिन के बाद हमारा सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, लोग खुद ब खुद इसको अडॉप्ट कर लेंगे। बिल्कुल। अब मैं आगे आपको बताऊं, आज के जमाने में आप ये बताइए, एक बराबर, जब हम बात करते हैं समानता का, इक्वेलिटी और जस्टिस की बात करते हैं, इक्वेलिटी जस्टिस तो सबको बराबर मिलना चाहिए। आर्टिकल 44, आर्टिकल 14 और 15 जिसमें हमें समता और समानता की बात कही गई है, बिल्कुल, वो कोई सा भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, एक तरफ हम बात करते हैं सबकी समानता की, दूसरी बात हम कहते हैं कि, मतलब आप ये कहते हो कि भाई क्रिमिनल लॉ तो हम मानेंगे, लेकिन इस मामले में हम शरिया लॉ मानेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए जफर जिलानी साहब से ही जवाब लेते हैं। जिलानी साहब, कितना इत्तेफाक करेंगे वे अश्वनी उपाध्याय जी के इस जवाब से? देखिए, हमारे पहली बात तो मैं अश्वनी साहब से ये अर्ज करना चाहूंगा कि पर्सनल लॉ को आर्टिकल 25 के तहत प्रोटेक्टेड कहा गया है, और आर्टिकल 25 रिलीजियस राइट है, और इसी आर्टिकल 25 के बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हिंदुस्तान में
ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक स्ट्रक्चर इसी की बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि ये देश सेकुलर है। जब सेकुलरिज्म नहीं शामिल था प्रीएम्बल में, उस वक्त का वो जजमेंट है। तो हमारा ये समझना अश्विनी साहब का कि सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ साथ साथ नहीं रह सकते हैं, मेरे ख्याल से उनका ये नज़रिया इस संविधान की आर्टिकल 25 की स्पिरिट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि एक बलात्कार का उन्होंने वाकया बताया, बहू के साथ बलात्कार, वो एक जुर्म है इस्लाम में, और इस्लाम में बलात्कार की सज़ा फांसी है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में वो सज़ा बहुत कम दी जाती है, लिहाजा इस्लाम का जो नज़रिया है वहाँ तो इसकी गुंजाइश ही नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि बलात्कार करने के बाद ससुर फिर उसको अपनी बीवी की तरह रखेगा, तो उसको तो फांसी हो जाएगी, और रखेगा क्या। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि इस वक्त ये समानता, बिल्कुल समानता है संविधान में, और हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन समानता को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि मुसलमानों में निकाह का तरीका क्या हो, शादी का तरीका क्या हो, तलाक का तरीका क्या हो। आप तलाक के तरीके में भी आप समानता की इस तरह नहीं रह सकते हैं कि हिंदू लॉ में एक सेकेंड मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए अश्विनी साहब, पूरी बात पूरी होने दीजिए। तलाक हिंदू लॉ में थी ही नहीं, ये हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट करके लाई गई है। तो फिर आपका कंसेप्ट तलाक का था ही नहीं, हमारा कंसेप्ट 1450 साल पुराना है। तो आप कैसे कोट कर पाएंगे कि साहब इस्लाम में तलाक चली आ रही है डे 1 से, और आपके पास इसका कंसेप्ट ही नहीं था। फिर आपके पास जब कंसेप्ट आया तो हिंदू मैरिज एक्ट में उसको कह दिया गया कि बाई कंसेंट नहीं हो सकती है, दोनों लोग अगर चाहें तो भी नहीं हो सकती है। फिर आपने अमेंडमेंट किया, तो आपका लॉ अमेंड होता रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम जो 1400 साल पहले से लॉ रखता है तलाक का, वो तलाक का लॉ जो है वो अनरीजनेबल हो गया, और आपका लॉ जो अभी आपने। चलिए, बिल्कुल दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इलियास साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि क्या मुल्क में इंसाफ के लिए यकसा सिविल कोड की जरूरत महसूस करते हैं आप? इलियास साहब। बिल्कुल नहीं। कोई मुसलमान यकसा सिविल कोड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हमने पूरे कर्नाटका में पूरे मुसलमानों के साथ जो है यकसा सिविल कोड ना इम्पोज करें, बल्कि हम सिग्नेचर मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तकरीबन जो है हमारे कर्नाटका स्टेट में जो है हम सिग्नेचर मुहिम कर रहे हैं। हर जुम्मा हर मस्जिद में जाते हैं, हर मुसलमान कह लेते हैं, और ये सिग्नेचर हम ले रहे हैं जी। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? बिल्कुल ही तैयार नहीं है जी। ये मुस्लिम लॉ जो है शरीयत के मुताबिक कुरान के खवानीन के हिसाब से, इस्लाम के खवानीन के हिसाब से ही चलना चाहिए जी। इसमें कोई दखलंदाजी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे दखलंदाजी जी। आसिम साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि यकसा सिविल कोड, जब यकसा सिविल कोड का मामला आता है तो सिर्फ मुसलमानों पर ही एक तरह से नजर क्यों उठती है? जब आप इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं तो इसमें आपने ईसाइयों को या सिखों को या दूसरे जो अक़लियत हो उनको आखिर क्यों नहीं जोड़ा? आसिम साहब। देखिए, हम जो है ये मुहिम चला रहे हैं, ये दस्तखत मुहिम जो चल रही है, इसमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में चल रही है। ये जो आर्टिकल 44 हमारे आइन में है जी, ये हमारे ऊपर एक तलवार की तरह लटक रहा है जी। जब कभी चाहे कोई हुकूमत इसको ले लेती है और उसको जो है मुसलमानों को सताने का एक जरिया मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई मजहबों में भी इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमारे ज़फ़रयाब जिलानी साहब हमारे सीनियर लॉयर हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और हम जो है जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेंगी उस पर हम अमल करेंगे, ये हमारा नजरिया है जी जी। जफर साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि बार बार मुल्क में यकसा सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ती है। अगर यकसा सिविल कोड की बात चलिए मान ही लीजिए अगर चल रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर या पर्सनल लॉ पर इसके क्या असरात पड़ेंगे यकसा सिविल कोड के? जफर साहब। देखिए, आप अश्विनी साहब का ने जो अभी कहा कि वो निकाह में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अभी
और तलाक को वो ख़त्म करने की बात करेंगे। तो भाई तलाक, हमारा जो पर्सनल लॉ है वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के ज़रिए से इस मुल्क में महफूज है। उसमें जो चीज़ें हैं उसमें तलाक भी है, निकाह भी है, विरासत भी है, वक्फ भी है और वसीयत है, हिबा है। तो आप ये बताएं कि जिन चीज़ों के बारे में हिंदू लॉ में धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हुए हैं, मिसाल के तौर पर वक्फ है। अब वक्फ का कॉन्सेप्ट हमें तो हिंदू लॉ में मिलता नहीं है। जो वक्फ का कॉन्सेप्ट हमारा है कि जो चीज़ हमने अल्लाह ताला को दे दी वो हमारी नहीं रह गई, ये वक्फ का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट इसी शेप में हिंदू लॉ में नहीं मिलता है। तो अब इसको वो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, किसका लाएंगे? तो इसलिए प्रैक्टिकेबल नहीं है कोई, और मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या नुकसान हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आता। मुल्क के डेवलपमेंट में, मुल्क की तरक्की में इस हमारे पर्सनल लॉ से क्या रुकावट उनको पैदा हो रही, सिवाय इसके कि उनको ये कुछ कभी कभी कुछ औरतों को लेके खड़े हुए आते हैं, जबकि मेरा दावा है कि 99.9% औरतें पर्सनल लॉ शरीयत के कानून से ही बनी रहना चाहती हैं। अब 0.01% कहीं पर लेके खड़े हो जाएं तो जाहिर है कि तो हो सकता है। सर्वे बता रहा हूँ जिलानी साहब, आप गूगल पे जाइए, सर्वे अभी एक सर्वे आया 1.5 महीने पहले जिसमें 90% मुस्लिम महिलाओं ने बोला है हमें ओरल तलाक नहीं चाहिए, हमें बाकायदा कोडिफाइड कानून चाहिए जिस तरीके से 5,000 तो 10 राज्यों में किया गया है सर, 10 राज्यों में किया गया है। ये सर्वे 5,000 औरतों का है और हिंदुस्तान में 5,500 औरतों का सर्वे है, पूछ लीजिए उससे। मैं कह रहा हूँ ना 10 राज्यों में किया गया है। हम तो कहते हैं कि आप किसी एक शहर में समझदार है, आप क्यों आखिर 10 राज्यों की 5,000 औरतें, आप औरतों को समानता क्यों नहीं देना चाहते? आप औरतों को प्रॉपर्टी में क्यों बिल्कुल नहीं नहीं करते। भागीदार बनाना चाहते? आप और अगर बेटी है, बेटी को आप है भागीदार आपके लड़की देवा को इस्लाम ने पहले हक दिया है, आपके वहां वो हक नहीं था, आपने हक दिया है। इस्लाम तो बहुत प्रोग्रेसिव है औरतों के बारे में, जो इस्लाम ने हक दिया है 1450 साल पहले, वो आप धीरे धीरे अभी दे रहे हैं। बेसिकली यही तो कह रहा हूँ ना कि जो अच्छी चीजें, आप देख लीजिए, जो अच्छी चीजें शरिया में हो वो हिंदू अपना ले, जो हिंदू कोड में अच्छी चीजें हो उसको इस्लाम अपना ले। मेरा ये कहना है कि सभी धर्मों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है जिलानी साहब, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जिन जिन धर्मों से मिले उनको मिला के एक ऐसा कोड मिल जाए जो प्रोग्रेसिव हो, सिविलाइज्ड हो और मॉडर्न आज के टाइम में सबको बराबरी का हक मिले, वो चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम एक्टिविस्ट। बिल्कुल इलियास साहब आपके पास आना चाहेंगे। अश्विनी उपाध्याय ने जो कहा है कि जिसमें जो अच्छा हो वो उसको एडॉप्ट कर लेना चाहिए, कितने से इत्तेफाक करेंगे इस बयान से आप इलियास जी? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, हमारी शरीयत जो है 1450 साल पहले जो इसकी बुनियाद रखी गई है उसी पे क़यामत तक चलेगी जी, और इस बात के ऊपर कोई इसमें रद्दबदल हो ही नहीं सकता। अब जब बात लड़कियों की आ रही है बोले तो लड़कियों की हिस्सेदारी है हमारी, लेकिन अभी हिंदू लॉ में जो है अभी तो अडॉप्ट किया है, और वैसे भी तो हिंदुओं में जो है अभी गैर कौम में जो है अभी माइनॉरिटी में हमारे सिख आते हैं, सिख भाई आते हैं, जैन भाई आते हैं, क्रिश्चियनी कम्युनिटी आते हैं, ये सभी आते हैं। क्या सभी को ऐसा कर सकते हैं? अलग अलग उनके मजहब के हिसाब से। चलिए देखिए, तमाम मेहमानों से बड़े माजरत के साथ वक्त हमारे पास आज बहुत कम है, आगे फिर मौका मिलेगा तो इसी इशू को हम लेकर आएंगे। आज वक्त हमारे पास बहुत कम है। तमाम मेहमानों का बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े माजरत के साथ आज वक्त हमारे पास बहुत कम था, लेकिन यकसा सिविल कोड का मामला, इस पर बार बार मुल्क में बहस छिड़ती रही और सुप्रीम कोर्ट ने PIL खारिज कर दी और कहा है कि पार्लियामेंट को इस पर कानून बनाना चाहिए और पार्लियामेंट को इस पूरे मामले पर सोचने की जरूरत है। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।